नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 297 लेकर के। और आज मैं 12 मई 2024 के लिए ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहानी अभी भी थोड़ी सी पीछे है और ये मुझे लगता है कि अब शायद लेवल में आते आते थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि वैसे भी छुट्टियां हैं आने वाले 1-1.5 महीना, तो इसलिए कोशिश रहेगी कि कहानी बदस्तूर जारी रहे और लगातार इस कहानी को प्रस्तुत किया जाए। देखते हैं कब तक कर पाते हैं। अगर ये गैप भर गया तो लगातार हो ही जाएगी, कोई मुश्किल आएगी नहीं उसमें। खैर, तो आप सुन रहे हैं कहानी को, धन्यवाद आप सबका। और अब बात कर लेते हैं जहाँ पे कल बात समाप्त हुई थी कि आखिरकार कोई नया कार्यक्रम शुरू करने के लिए मुझे किसी को धमकी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो धमकी दी किसको। हालांकि ये सब अनौपचारिक ही था, मजाक की ही बातें थी, कोई उसमें सीरियस वाली बात कुछ नहीं थी। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं भली बात ही कि मैं मजाक मजाक में सीरियस काम कर लेता हूँ। खैर, तो जैसा आपको मैंने बताया, एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिली कि यार ये क्या है, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी और इधर उधर की बातें, भाषणबाजियाँ, ये सब करने के साथ साथ कुछ और भी किया जा सकता है। और उसका मैंने आधार भी बताया आपको कि इतनी सारी घटनाएं पूर्व में ऐसी हो चुकी थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि यार इस काम को ज़रूर हाथ में लिया जाना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए। अच्छा, मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके भी मेरे सामने कई बार प्रश्न आते रहे हैं, आज तक आते रहते हैं प्रश्न, आज तक आते रहते हैं कई लोग। खैर चले, वो प्रश्नों पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उस कार्यक्रम के बाद में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 12 या 13 जून का समय रहा होगा, मैंने विनोद भाई से बात की। विनोद गढ़वाल को तो आप सब जानते ही हैं। मैंने कहा, विनोद जी यार एक विचार है मन में। तो विनोद जी ने कहा, क्या विचार है? मैंने कहा, यार इतने सारे ऑनलाइन वर्कशॉप वगैरह हम लोग करते हैं, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, क्यों ना हम ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करें। तो उन्होंने कहा, संदीप भाई यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे होगा परिचय सम्मेलन, तो सारे हमने तो आज तक ऑफलाइन ही देखे। मैंने कहा, आपने देखे हैं और आपके यहाँ होते रहते हैं, तभी तो मैं आज आपसे ही बात कर रहा हूँ इस बारे में। तो उन्होंने कहा, नहीं यार, ये तो मुझे लगता नहीं है संदीप भाई कि इसमें कुछ आगे हो पाएगा। अरे मैंने कहा, विनोद भाई कोशिश करके देखने में क्या जाता है यार। तो उन्होंने फिर ठीक है, वो बातचीत हुई, उन्होंने पूरा समझा, पूछा, इत्मीनान से बहुत धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनी उन्होंने। मैंने भी उनको समझाया कि ऐसे ऐसे हम लोगों को इनवाइट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे या एक मैसेज जारी करेंगे और लोगों को कहेंगे जूम का लिंक दिया जाएगा, आप सब उसमें जुड़िए और आकर के अपना परिचय दीजिए और वहीं पर अपने पसंद नापसंद को सिलेक्ट कीजिए। तो भाई जितनी गंभीरता से विनोद भाई ने मेरी बात को सुना, और मुझे ये उम्मीद भी थी कि यार, अच्छा एक चीज़ क्या है कि गॉड गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, समझिए ज़रा, कि कई बार मुझे इस बात का आभास हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य को ज़्यादा बेहतरी के साथ कर सकता है। काम या विचार दिमाग में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस काम को करने वाला भी तो उतना ही महत्वपूर्ण और इतना ही जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में जब ये विचार आया तो पहला ख्याल मुझे विनोद भाई का ही आया कि यार अगर विनोद भाई इस काम में साथ जुट जाए तो इस काम को 4 चांद लग सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये काम हो सकता है।
अब विनोद भाई को बता भी दिया। उसके बाद में मैं कह रहा था कि जितनी गंभीरता से उन्होंने सुना था, मुझे बाद में इस काम को होते हुए कोई गंभीरता नज़र आई नहीं। मैंने कहा यार ये तो लगता है मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद में ये तो मुझे याद नहीं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी, कौन सी ऐसी घटना हुई, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 17 जून की डेट रही होगी। क्योंकि आप समझिए ना, जिन चीज़ों को जिया है बड़ी शिद्दत से, तो 17 जून को शाम को मेरी बात हो रही थी विनोद भाई से, और पता नहीं वो क्या विषय था, मुद्दा क्या था, अब वो बिल्कुल ही मेरे दिमाग से विस्मित हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन मैंने विनोद भैया को कह दिया कि विनोद भाई अब तुम बताओ फाइनली, मैं बहुत सीरियस हूँ इस मुद्दे को लेकर के, अब तुम करते हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अकेला ही इस काम में निकल पड़ूंगा और मैं अकेला ही करूँगा। अगर तुम्हारा साथ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो मुझे साफ साफ मना कर दो, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर एक बार ट्राई। अब विनोद भाई को एहसास हुआ कि यार ये तो भाई तो रुकने वाला है नहीं, मानने वाला है नहीं। उन्होंने कहा रुको रुको संदीप भाई, यार ऐसे थोड़ी होता है, हम तो, विनोद भाई का हमेशा ये रहता है कि मैं हर काम में आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, ये तो मान के ही मत चलो कि मैं साथ नहीं हूँ। मैंने कहा रुको मेरे को सोचने तो ज़रा। मैंने कहा ठीक है तुम सोच लो 1-2 दिन, उसके बाद मुझे बताओ। तो फिर 2-3 दिन में उनका मुझे कॉल आया, उनका ठीक है संदीप भाई, अब तुम जैसे करना चाहते हो वैसे इसमें आगे बढ़ो और करते हैं इसको, मैं भी मेरी तैयारी करता हूँ। मैंने कहा आपने तो यार परिचय सम्मेलन देखे हैं, आपको अनुभव है, मेरे को विनोद भाई कुछ भी अनुभव नहीं है। मैंने न तो कभी कोई परिचय सम्मेलन अटेंड किया, न कभी कोई सुना कि वहाँ कैसे सवाल जवाब होते हैं, कैसे बातचीत होती है, लोग किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो यार मैं सिर्फ बस ये चाह रहा हूँ कि इस काम को हम ऑनलाइन कर सकते हैं और लोग घर बैठे बैठे इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब कहीं ऑफलाइन होता है तो शायद वहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे कम से कम लोग अपनी फैमिली के साथ जो है वो सारी बातचीत को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपना मानस बना सकते हैं, या जो भी उनके मन में राय है वो बना सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है संदीप भाई। तो अब जब ये तय हो गया कि हाँ विनोद भैया साथ में हैं, तो फिर अब मुझे लगा कि अब काम हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में हम लोग लग गए अपनी अपनी प्लानिंग में, अपनी अपनी तैयारियों में। फिर करीब करीब हमारी लगातार बातचीत होने लगी, और भी साथियों से हो सकता है बात हुई हो, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत गंभीरता के साथ हम लोगों ने इस पूरी गंभीरता के साथ इस काम को करना शुरू कर दिया। अब इसमें शायद हो सकता है मुकेश जी से भी बाद में बात हुई हो, क्योंकि जाहिर बात है कि मैं, मुकेश जी, विनोद जी, हम तीनों चीज़ों को देख रहे थे, कर रहे थे। तो बाकी सारी गतिविधियां अपनी अपनी तरह से चल रही थी, चाहे वो मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर की क्लासेस हों, चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप हो। और कुल मिलाकर के कन्वेंशन तो होना नहीं था, कोरोना ज़रूर हो गया था। तो अब जो नॉलेज विनोद भाई को था उसके अनुसार वो बताते कि यार ऐसा ऐसा होता है उसमें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आखिरकार ये तय हुआ कि अच्छा, इस घटना के भी 2-4 दिन करीब निकल गए, और विनोद भाई ने मुझे पूछा संदीप भाई क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि करना है, कुछ किया नहीं। और ये भी एक मेरी आदत का हिस्सा है कि जब व्यक्ति कोई दूसरी बार किसी काम को पूछ लेता है ना, तो मैं मानता हूँ कि हाँ अब मामला बिल्कुल फिट है, बहुत सीरियस है, चाहे वो किसी भी मैटर में हो।
तो मुझे लगा कि विनोद भाई भी मेरी जितने ही उत्साहित हैं और मेरी तरह ही करना चाह रहे हैं, पूरे मगन होकर के, पूरी लगन से। मैंने कहा ठीक है विनोद भाई, ऑडियो तैयार करते हैं। और 24 जून को या 25 जून को मैंने एक ऐसे ही चलते फिरते शाम को एक वॉइस मैसेज तैयार किया। वो वॉइस मैसेज विनोद भाई को भेजा। उन्होंने उसको सुना, उसमें उन्होंने कहा कुछ संशोधन करो, फिर संशोधन करके रिकॉर्ड किया, फिर उनको भेजा, फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें ये और चेंज करो। ऐसे करके 2-3 बार जा कर के वो ऑडियो मैं ठीक से तैयार कर पाया। लेकिन वो ऑडियो जैसे ही जारी हुआ, जैसे ही वो पब्लिक में गया, आप समझिए कि तहलका मच गया। और वो आने वाले 4-5 दिन, जो मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारी रिकॉर्डिंग क्लब की पूरी दशा और दिशा को बदलने वाले थे। और न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए। लेकिन कैसे, क्या कहानी रही वो, अब इसके लिए इंतज़ार कीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और विनोद भाई की जो मस्ती में हमारी जो धमकी थी वो सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद अब धमकी हो गई, अब धमाका अब होगा। तो चलिए मिल देंगे फिर। लेकिन 12 मई को दोस्तों किताबों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि 12 मई सन 1459 में सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर की स्थापना की गई। यानी 12 मई को जोधपुर शहर का स्थापना दिवस होता है। तो जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई, देर से ही सही। और वैसे भी हमारे साथ भी बहुत भारी संख्या में, चाहे हमारी कोर टीम हो, चाहे हमारे सदस्य हों, जोधपुर के लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये 1965 से मनाया जा रहा है। नर्स हॉस्पिटलों में जाते हैं तो नर्स से पाला तो पड़ा ही होगा किसी न किसी का। तो खैर चलिए, आज तो फिर इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।